हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका सोशियोलॉजी के एजुकेटर शाहरुख। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं क्लास 12 यूपी बोर्ड का सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर। जी हां बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि लाइव सेशन के अलावा मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन के अंदर आपके एग्जाम से पहले ही आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। और आप जानते हैं कि मॉडल पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि देखिए एग्जाम्स के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये पूरा पेपर आपको जैसे एग्जाम मान लीजिएगा कि एक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मॉडल पेपर को बिल्कुल भी आप ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका 3 घंटे 15 मिनट का आपका ये पेपर है, ठीक है। और इसके अंदर ये सारी चीजें आपके 1 से 10 वाले बहुविकल्पीय हो गए, 11 से 20 वाले आपके 25 शब्दों के अंदर आपको देने अति लघु। फिर उसके बाद लघु वाले हो गए आपके 21 से 26 और 27 से 29। तो सारे जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने बहुविकल्पीय के साथ। क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से एक दशा भारत में जनसांख्यिकी वृद्धि का कारण नहीं है। देखो, नहीं और हाँ वाले में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हाँ और ना वाले ना कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि बच्चा कुछ और लिख के आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। निम्न जीवन स्तर, बाल विवाह का प्रचलन, संयुक्त परिवार व्यवस्था या फिर स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। तो क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी एक दशा भारत में जनसांख्यिकी वृद्धि का कारण नहीं है। तो जनसांख्यिकी वृद्धि का जो कारण है वो नहीं में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बल्कि उसका परिणाम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या रहा है। हमारे भारत के अंदर सामाजिक स्तरीकरण बहुत समय से रहा है बच्चों। तो उसका आधार क्या रहा है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार या फिर धर्म। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है देख के चले तो वो है जाति। तो आप जानते हो जाति पदानुक्रम के हिसाब से हमारे देश में ज़्यादा देखने को मिली है। कोई ऊंची जाति का, कोई मध्यम जाति का, तो कोई निम्न जाति का, या फिर कोई उससे भी कम। तो ये सारे के सारे सामाजिक स्तरीकरण के आधार रहे। तो जाति जो है आपका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो देखो, दो तरीके के परिवार होते हैं। एक होता है एकाकी, जिसे हम केंद्रीय परिवार के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। तो इसकी विशेषता पूछी गई है, सामान्य मनोवृत्तियां, सामान्य संपत्ति, एक संगठन या फिर कोई नहीं। तो ये और ये तो वैसे आपको लग रहा है कि ये तो हो नहीं सकते, कंफ्यूजन इन दोनों में है। तो सामान्य संपत्ति, क्योंकि संयुक्त परिवार में सब में बराबर का हक ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार किसे माना जाएगा। प्रतिस्पर्धा, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, वस्तु की मांग व पूर्ति, वस्तु की गुणवत्ता या फिर सेवाओं का मूल्य। अगर जब बाजार की बात आएगी कीमत निर्धारण को लेके, तो यहाँ पे रूल लागू होता है, वो है एक तरीके से वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति का, ठीक है। जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है तो उसकी कीमत अपने आप ही ज़्यादा रहती है। कभी आपने देखा होगा प्याज जो 15 रुपये 20 रुपये किलो होता है, वो अचानक से कभी का 100 किलो का आता है। क्यों? इसका एक यही कारण है, मांग और पूर्ति का। उसकी पूर्ति बहुत कम है लेकिन मांग ज़्यादा कर रहे हैं, तो मांग को कम करने के लिए उसके जो प्राइस है वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो कीमत निर्धारण किससे होती है? इन चीज़ों से होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यत यानी कि छुआछूत जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन करने का आरंभ किया था। आदिवासी, पिछड़ा, हरिजन या फिर दलित। तो इसका सीधा सा आंसर है हरिजन। तो हरिजन का मतलब होता है भगवान के संतान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात यानी कि स्त्री प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था। तो देखिए वैसे तो भारत के अंदर ज़्यादातर अगर एवरेज औसत के अनुसार देखा जाए तो वो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उससे नीचे ही रहता है। तो इसका जो मुख्य आंसर है वो 1933 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा
भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सूचना का अधिकार, जी हाँ, सूचना का अधिकार हमारे भारत में लाया गया था साल 2005 के अंदर। इसके अंदर ये था कि कोई भी व्यक्ति, आप हो, मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति सरकार की कोई भी गतिविधि है उसके बारे में मेल करके उसको ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर उसको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अक्सर लोग यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल सूचना के अधिकार में कि जैसे किसी को सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो पूछना चाहता है कि बताइए कि आईएएस के एग्जाम में पिछले साल में कितने पंजीकरण हुए थे, ठीक है, तो उसको डेटा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें सूचना एक तरीके की, आप किसी भी टाइप की सूचना भारत के अंदर ले सकते हो भारत सरकार की। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना का कार्यचरण है? तो देखिए परियोजना का कार्यचरण, अध्ययन विषय का चुनाव, बिल्कुल ये होता है। अध्ययन प्रविधियों का चुनाव, ये भी होता है। और तथ्यों का संकलन, ये तो वैसे ही होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सीधा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेश, जी हाँ, वाद आ गया। तो इसके अंदर हम बात करते हैं मानवतावाद, इतना ज्यादा ठीक नहीं लगता। साम्राज्यवाद, देखते हैं इसको। समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीयता। तो देखिए तीन अपने आप अलग है, ये साम्राज्यवाद की ही प्रतिफल है, क्योंकि देखिए जो हमारे जो हम के ऊपर अधिकार कर रखा था ब्रिटिश सरकार ने किया था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है, तो वो पहले अपने देश में बैठे बैठे हमारे ऊपर उपनिवेश करता है, फिर वो यहीं आके एक तरीके से अपना पूरा साम्राज्यवाद यानी कि भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे पूरी तरीके से अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसी का सूचक माना जाता है, ठीक है बच्चों। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हमें देखने को मिलते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत भारत के अंदर बच्चों तीसरे स्तर की सरकार को लाया गया था। तो तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। स्थानीय सरकार भी बच्चों दो है, एक है ग्रामीण और एक है शहरी। तो यहाँ पे बात हो रही है पंचायती राज, तो ये ग्रामीण से संबंधित है, ठीक है। तो ग्रामीण से संबंधित इसके 3 स्तर है बच्चों, 2, 4, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें इसका मिलता है। वो कौन कौन से 3 स्तर आप देख लीजिएगा। एक है ग्राम पंचायत, दूसरी है बच्चों पंचायत समिति, और तीसरा आता है बच्चों जिला परिषद। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इसके साथ भी बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख करना है। हरित क्रांति जिसने कृषि के क्षेत्र में सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ऐसी क्रांति लाई जिससे कि भारत को इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिला, यानी कि भारत जो परंपरागत कृषि करता आ रहा था अब उसके अंदर आधुनिकरण हमें देखने को मिला। तो इसके हमें कोई 3 प्रभाव बताने हैं। तो देखिए हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण पहल थी और इसके कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार थे। पहला, सभी हम जानते हैं कि कृषि उत्पादन में हमें वृद्धि देखने को मिलती। वृद्धि कैसे थी बच्चों? देखिए पहला है कि उन्नत बीज जिसे HYV कहते हैं, ठीक है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तकनीकों के कारण गेहूं और धान जैसी फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। परंपरागत तरीके से समय बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन इन सब के आ जाने से जो जहाँ 1 घंटा लग रहा है तो वो आधे घंटे में ही काम हो रहा था। तो ऐसे दिनों का हिसाब बहुत धीरे धीरे कम होता गया और उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता रहा। ये एक क्रांति थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। किसानों की आय में वृद्धि हुई। अब ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा एक तरीके से लोगों की जो किसान है उनकी आय में मतलब एक तरीके से वृद्धि देखने को मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव, ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से जो मृदा है उसकी उर्वरकता कम हुई और जल प्रदूषण भी बढ़ा। कहते हैं ना कि हरित क्रांति के नकारात्मक सकारात्मक दोनों परिणाम थे।
लेकिन ज़्यादातर हम सकारात्मक की ही बात करते हैं, लेकिन नकारात्मक भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बार बार हम क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी फसलों को उगा रहे थे, मतलब उसको बोना, उसे काटना, तो इससे क्या था जी, मिट्टी की उर्वरकता है ना, वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि कीटनाशक दवाई HYV सीड्स का डालना, इससे क्या होता है, वो अपनी नमी खो देता है। अब देखिए भारत के अंदर जो मिट्टियाँ हैं वो बड़ी अलग अलग प्रकार की हैं, और भारत में कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा कुछ गिने चुने राज्यों में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उन्हीं राज्यों के अंदर जहाँ सबसे पहले हरित क्रांति भी आई थी, वो कौन कौन से थे उसके बारे में देख लीजिएगा। हरित क्रांति इसलिए यहाँ पे लाई गई थी क्योंकि ये राज्य वैसे है, तो इन्हें कहा जाता है बच्चों उत्तरी मैदान। तो बच्चों उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उर्वरक है, उपजाऊ कह सकते हो, उपजाऊ टाइप की है, ठीक है। इसका फायदा ये है, इस मिट्टी को बच्चों हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के नाम से। और उत्तरी मैदान के अंदर कुछ राज्य के नाम बताया था, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट। ये मुख्यतः 3 राज्य है बच्चों जहां पर आपको सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी देखने को मिलेगी। पूरा गेहूं चावल की खेती सबसे ज़्यादा यहीं होती है। पंजाब को तो वैसे इतना ज़्यादा माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, और ये कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगला, तो इसका आंसर हो गया था ना, इसके बारे में बता दिया। चलिए अगला देखिए, 12वां क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। औद्योगिक समाज बच्चों, औद्योगिक समाज कृषि के अगला ही चरण माना जाता है। पहला जो चरण कृषि का था, दूसरा चरण औद्योगिक का तय रहा था। तो औद्योगिक समाज वह समाज है जहां अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार होता है वो उद्योग, मशीन और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यानी कि मुख्यतः तौर पे हम बात करते हैं कि जो काम बहुत स्लो तरीके से हो रहा है उसे हमें फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता होती है, और मशीनें ज़्यादातर हमें बड़ी बड़े कारखानों में, कंपनियों में देखने को मिलती है, जो एक रैपिड तरीके से उत्पादन करती है, प्रोडक्शन को करती है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? पहली वही मशीनों की वजह से ही सारी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, तो इसलिए इसकी पहली जो विशेषता है बच्चों वो है मशीनों का प्रयोग, ठीक है। तो मशीनों के माध्यम से सारी चीज़ें होती है, और मशीनें भी स्वचालित होती है, ऑटोमेटिक होती है ज़्यादातर। और दूसरा है नगरों का विकास। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग पहले कृषि में ज़्यादा संलग्न थे, अब धीरे धीरे वो कृषि का काम छोड़ के बच्चों वो उद्योगों में आए। उद्योग क्या है? ज़्यादा अवसर देता है काम करने के, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ा, और शहरीकरण की वजह से ही नगरों का विकास हुआ। इसके अलावा विभाजन और विशेषताएं, श्रमिकों का कार्य विशेष है और साथ ही श्रम विभाजन के आधार पर बटा होता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जैसे मान लीजिएगा एक चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, जैसे बेड मान लीजिएगा, पलंग जिसे हम कहेंगे, अगर वो मुझे बनाना, मैं अकेले बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सोचो मेरे साथ 2 जने और लगे, तो इससे क्या है? श्रम का विभाजन हो रहा है, ठीक है, लेबर का डिवीजन हो रहा है, तो वो काम कम समय में हो जाएगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो ये जो औद्योगिकरण ने ये सारी चीज़ें हमें प्रदान की है, जिसमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा है मास मीडिया। क्या होती है भाई? मास मीडिया उन माध्यमों को कहते हैं जो बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना, समाचार, मनोरंजन और शिक्षा पहुंचाने का कार्य करती है। पहला मास मीडिया, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं। इसके प्रमुख साधन क्या है? अखबार हो, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया। आज के समय अगर इन चारों में से 1 2 3 4 5 में से अगर कोई 2 जने चूज करना चाहे तो देखो, इंटरनेट तो है ही, सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और टेलीविजन कह सकते हो। रेडियो का ग्राफ थोड़ा नीचे आ चुका है, अखबार अभी परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बच्चों, वो सोशल मीडिया है। इसलिए बड़े से बड़े जो भी न्यूज़ चैनल है वो भी अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सबसे ज़्यादा ऑडियंस यहीं पर ही मिलेगी, ठीक है। यह जनमत बनाने, जागरूकता फैलाने और समाज में संस्कृति व सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है मास मीडिया, ठीक है। हालांकि इसे लोकतंत्र का चौथा पिलर भी कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जनसंख्या विस्फोट यानी कि अब देख लीजिएगा कि कोई चीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या जो बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसमें विस्फोट आया था। जैसे ज्वालामुखी का फटना ज्वालामुखी विस्फोट भी कहलाता है, उसी तरह जनसंख्या जब तेजी से बढ़ती है तो उसे हम विस्फोट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी देश या क्षेत्र में अचानक से
जनसंख्या अत्यधिक तेज गति से बढ़ने लगती है तो उस प्रक्रिया को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसमें मुख्यतः तौर पे क्या होता है बच्चों की जो जन्म दर होते हैं वो अधिक होने लगती है और मृत्यु दर में कमी। जन्म दर इस वजह से ज़्यादा होने लग जाती है कि लोग जो है वो एक तरीके से आधुनिकीकरण की ओर चले जाते हैं, और मृत्यु दर में कमी इस वजह से कि लोगों की सुविधाएं ज़्यादा आती है। हेल्थ सिस्टम जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, दवाइयाँ मशीनें इतनी सारी आती है कि बड़े से बड़ा इलाज भी आराम से होने लग जाता है, तो मृत्यु दर में भी कमी होने लग जाती है। और इसके दुष्परिणाम ये भी निकल के आते हैं, जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो इतने सारे लोग हैं वो संसाधनों के ऊपर एक तरीके से बोझ बनने लग जाते हैं, तो जिससे कि बेरोजगारी जैसी समस्या पैदा होती है, संसाधनों की कमी होती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और जीवन स्तर में भी गिरावट देखने को मिल जाती है। संसाधनों की कमी से मतलब है कि देखिए अर्थशास्त्र के अंदर एक बड़ी फेमस कहावत है कि देखिए मनुष्य यानी हम, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि असीमित है। मैं चाहूँगा मेरे पास 4 घर हो, 4 गाड़ी हो, मेरे चाहने से ये मेरे सब डिज़ायर हो सकते हैं, हर किसी का एक डिज़ायर होते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अभी उपलब्ध जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में, लेकिन हमारे जो डिज़ायर है, जो हमारी विशेज़ हैं वो एक तरीके से असीमित है, तो इसका बैलेंस नहीं हो पाता। इस वजह से इस संसाधनों की कमी जैसी समस्या हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, सारा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आपके कंडक्ट करवाई जाती है सारी बैक टू बैक, और आपके जो भी डाउट होता है आप लाइव क्लास में जब मर्जी आके जो जैसा भी तरीके का हो आप पूछ सकते हैं। नोट्स वोट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, अगर नहीं करा अभी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला जाति को परिभाषित करें भैया। जाति का नाम आया भारत, भारत जाति बहुत ज़्यादा क्लोज संबंध है। ठीक है, जाति को परिभाषित, जाति इंग्लिश में कास्ट एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज को जन्म के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। यह भारतीय समाज में विशेष रूप से प्रचलित है और इसका आधार किसे लिया गया है, वर्ण व्यवस्था को। तो देखिए वर्ण व्यवस्था जब यहाँ पे वैदिक सभ्यता आई थी जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सारे थे, तब से ही ये वर्ण व्यवस्था चलती आ रही है, उसका बेस बनाया गया, आधार बनाया गया जाति को। तो वर्ण 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुक्त होने से थे, क्षत्रिय जिनको शोल्डर यानी कि कंधे का दर्जा था, वैश्य जिनको जांग थाई का दर्जा था, और शूद्र जिनको चरणों का दर्जा था। ठीक है, आधुनिक समय में जाति व्यवस्था कानूनी रूप से कमजोर हो रही है, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि आधुनिक समय में जाति व्यवस्था कानूनी तरीके से बड़े बड़े कठोर से कठोर नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे उसका अभी भी पालन सही तरीके से नहीं हो रहा, इसलिए वो सामाजिक स्तर पे तो कमजोर है, कानूनी तरीके से काफी ज्यादा मजबूत है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, पश्चिमीकरण को परिभाषित करें। पश्चिमीकरण देख लीजिएगा, हर एक वो चीज जो हमारा पहनावा, हमारा खान पान, उसके ऊपर किसी दूसरी संस्कृति का असर ज्यादा हो रहा है, और वो जो संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति है, उसे पश्चिमी संस्कृति कहते हैं। ठीक है, यूरोपियन, जब भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात होती है ना, यूरोप महाद्वीप की, तो वो पश्चिमी संस्कृति की ओर ही इशारा करते हैं। जब कोई समाज या संस्कृति पश्चिमी देश जिसमें यूरोप, अमेरिका की जीवन शैली, उनके विचारों को, रीति रिवाजों को, तकनीक, प्रगति को अपनाने लगते हैं, तो ये व्यवस्था पश्चिमीकरण की कहलाई जाती है। भारत में पहनावा हो, खान पान, शिक्षा, भाषा, भाषा में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा, तकनीक, उन्नति में पश्चिमीकरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आजकल पूरे हर कोई इसी के दीवाने। इससे आधुनिकता बढ़ी है, लेकिन पारंपरिक मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा है। हम मॉडर्न तो हो चुके हैं, आधुनिक तो हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं पहले वाली जो हमारे समाज में चलती आई है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। यानी कि पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति के ऊपर ज्यादा हावी होती जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उदारवाद को ज्यादा मानते हैं, यानी कि हर चीज में वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नातेदारी संबंध क्या होता है। तो देखिए नातेदारी जिसे हम काइनशिप कहते हैं वे सामाजिक संबंध होता है जो रक्त संबंध जिसमें खून का रिश्ता होता है, जैसे माता पिता क्या हो गया, भाई बहन का हो गया, या विवाह जिसमें पति पत्नी ससुराल पक्ष के माध्यम से बनते हैं। हाँ, ये समाज की सामाजिक संरचना और पारिवारिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सगोतीय संबंध जो रक्त से संबंधित होते हैं, जैसे हम सभी मम्मी पापा भाई बहन ये सारे रक्त संबंध है। दूसरा जो नातेदारी बनती है, रिश्तेदारी कह सकते हो, वो होते हैं वैवाहिक, यानी कि शादी के बाद वाली में पति पत्नी ससुराल जीजा साला ये सारी चीजें बनती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। वर्ग आधारित आंदोलन, तो देखो क्या बात की है, जब कोई समाज आर्थिक, राजनीतिक या फिर सामाजिक अधिकारों के लिए
अपने वर्ग के आधार पर संघर्ष करता है तो इसे हम वर्ग आधारित आंदोलन के नाम से जानते हैं। उदाहरण आप कह लीजिएगा, जैसे मजदूर आंदोलन श्रमिकों के अधिकारों के लिए, किसान आंदोलन भूमि सुधार और कृषि सुधारों के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ही सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय प्राप्त करना होता है, जो किसी एक लक्ष्य निर्धारित होते हैं। लक्ष्य निर्धारित का मतलब है जब उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो आंदोलन वहां पे खत्म भी हो जाते हैं, काफी आंशिक तौर पर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? मुझे पता है कि आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास के बारे में, लेकिन क्या करें, एग्जामिनर को भी इतना क्वेश्चन ये पसंद है कि वो बार बार दे ही देता है। मॉडल पेपर में दे दिया, आपके एग्जाम में भी दे देगा। हल्के में मत लिया करो कोई भी चीज। किसी विशेष समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले, कौन से, ये लाइन याद रख लेना, इसे अंडरलाइन कर लेना, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। और ये किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को भी दर्शाते हैं। ज्यादा जन्म होंगे तो ऑब्वियसली जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। जन्म दर अधिक होने से जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बतानी है। भाई भारत के अंदर जाति व्यवस्था सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और समाजशास्त्र के अंदर जाति से संबंधित सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसे आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का आएगा, मुझे वाइब है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज को जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहले आता है इसके अंदर आश्रितता। इसका मतलब क्या होता है, जाति जन्म से निर्धारित होती है और इससे बदला नहीं जाता, ये प्रदत्त होती है। जाति क्या होती है बच्चों, प्रदत्त होती है, जो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी योग्यता के आपको अपने आप ही मिल जाती हैं। वर्गीकरण, जातियों का वर्गीकरण होता है। बिल्कुल, जातियां ऊंच नीच के आधार पर व्यवस्थित होती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण के आधार पर है। ठीक है। तीसरा है विवाह प्रतिबंध। ज्यादातर क्या होता है, जाति व्यवस्था में हमें समान जाति के भीतर ही प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपनी ही जाति से संबंधित ब्याह करो, बाहर ना करो। ये एक आम धारणा है हमारे समाज में जो आज के समय भी प्रचलित है। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के आज चौथा पॉइंट इसी के बारे में ही है बच्चों, आजीविका संबंधित नियम। इसके अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपनी जाति से संबंधित काम करते आते हैं, उनका वो काम उनकी पहचान होती है, उनकी जाति की पहचान होती है। पारंपरिक रूप से जाति के आधार पर व्यवसाय तय किए जाते हैं। कोई दूसरी जाति का व्यक्ति शायद ही उस व्यवसाय में करे क्योंकि वो किसी और जाति से संबंधित हो सकती है। जैसे सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध, क्या होता है कि छुआछूत, भोजन व सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध जाति व्यवस्था का भी हिस्सा रहे। हर एक जाति के अंदर खान पान, रीति रिवाज भी काफी अलग अलग देखने को मिलते हैं। परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता में होता है कि सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है, लेकिन आधुनिक समय में यह व्यवस्था थोड़ी थोड़ी लचीली हो रही है, यानी कि कमजोर हो रही है। ठीक है बच्चों। अगला परियोजना कार्य के बारे में आपसे पूछा गया, परियोजना कार्य के उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा है, पहला है गहन अध्ययन करना। परियोजना करे, प्रैक्टिकल करे तो गहन अध्ययन तो करना पड़ेगा। दूसरा रचनात्मक और नवा विचार, क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा प्रैक्टिकली। ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र सीखने की प्रवृत्ति। ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों को स्वयं खुद से अध्ययन करने और नई जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। ये परियोजना कार्य से संबंधित है। इसके अलावा समूह कार्य का विकास करना, यानी कि जो ग्रुप वर्क होता है, टीम वर्क या सहयोगी कार्यशीलता। व्यवहारिक ज्ञान का विकास होना, सारा थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, सारा थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए। ठीक है। पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करने की क्षमता विकसित करना, जैसे इसमें रॉट लर्निंग यानी कि जो रट्टाफिकेशन होता है इसको दूर किया जाता है। प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर, व्यवहारिक तरीकों के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। प्रस्तुतिकरण कौशल, यानी कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना, जैसे रिपोर्ट लिखने या फिर निष्कर्ष प्रस्तुत करने की योग्यता को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे बच्चों परियोजना कार्य से जुड़े उनके उद्देश्य हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे उनकी चीजें लिखी हुई है और यहाँ पे इनके बारे में लिखा है। सबसे पहले हम आधार जो दोनों के बारे में लिखा ही हुआ है, परिभाषा को लेके बात करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, उसकी संस्थाएं और उसके मूल्यों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, बदलाव से संबंधित है। सामाजिक आंदोलन किसी सामाजिक मुद्दे के विरोध में या समर्थन में संगठित होते हैं, पहली चीज। दूसरा, प्रक्रिया देखिए धीमी रहती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, नेचुरल होती है, धीमी होती है, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, वो समय की मांग के अनुसार होता है। ये क्या होता है, तीव्र होता है, संगठित होता है। जितनी तेजी से सामाजिक आंदोलन होता है उतनी तेजी से वो खत्म भी हो ही जाता है जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। उदाहरण क्या है, जैसे औद्योगिकरण, ये समाज के अंदर परिवर्तन की दिशा है। शहरीकरण, शिक्षा का प्रसार, क्योंकि पहले चीजें नहीं थी, अब ये समाज में आ चुकी है।
दलित आंदोलन इसके उदाहरण है, नारीवाद, किसान आंदोलन, ये सब इसके उदाहरण बनते हैं। कारण क्या है, कारण क्यों है, आर्थिक है, राजनीतिक है, तकनीकी है, संस्कृति है, क्योंकि समय को इस चीज की मांग थी, तो इसे पूरा करने के लिए ये सारे परिवर्तन समाज में हमें देखने को मिले हैं। उसी तरीके से सामाजिक आंदोलन किस वजह से होते हैं, असमानता को लेके हो सकते हैं, शोषण को लेके हो सकते हैं, सामाजिक अन्याय के खिलाफ हो सकते हैं। नतीजा क्या मिलता है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, दोनों हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए औद्योगिकरण से हम ये तो मानते हैं कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के रोजगार भी छीने हैं, क्योंकि मशीनें आज के समय इतना सारा काम कर पा रही है, क्योंकि हम इंसान तो नहीं कर सकते, मशीनें तो जितनी मर्जी चलाओ उतनी चलती रहेगी। तो ये भी चीज है, हमें दोनों साइड लेके चलना पड़ेगा। पर सामाजिक आंदोलन परिवर्तन के लिए संघर्ष और विरोध दोनों हमें तरीके के देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। पंथ निरपेक्ष को बच्चों धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, जिसका मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष नहीं मानता और सभी धर्मों के प्रति वो व्यवहार रखता है, यानी कि भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या बात की गई है कि सरकार धर्म से अलग रहती है और सभी धर्मों को समान अवसर देती है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, हर कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह संविधान के विरुद्ध ना हो, उल्टा वो तो उन चीजों को प्रमोट करता है। ठीक है बच्चों। दलित आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं यहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से नोट करने लें, ठीक है। दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखिए, भारत में सामाजिक समानता और अधिकारों की मांग को लेकर चलाया गया एक महत्वपूर्ण जो सामाजिक संघर्ष है, वो हमारा दलित आंदोलन से जुड़ा है। क्या क्या है, पहला, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, यानी कि जो समाज में भेदभाव चले हैं, जैसे जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत के आधार पर, और साथ ही सामाजिक बहिष्कार को खत्म करना, पहली चीज है दलितों की। दूसरी है शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता, दलित समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही साथ बच्चों संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना भी दलित आंदोलन का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा बच्चों तीसरा है हमारा, चौथा है, माफ कीजिएगा, राजनीतिक भागीदारी। देखो, दलितों की राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करना और साथ ही साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसलिए हमारे संविधान के अंदर बच्चों SC ST रिजर्वेशन सीट दी गई है, यानी कि वो सीट जो जनरल कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन को नहीं लड़ सकता, सिर्फ SC या ST का ही लड़ सकता है। अगर कोई सीट SC है तो SC का ही लड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन उसकी जाति SC कैटेगरी की ही होनी चाहिए। लास्ट है समानता और न्याय। तो सामाजिक समानता की स्थापना और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सारी कॉमन सी चीज है। ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले के समय में बच्चों जो दलितों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसी चीज को तोड़ने के लिए, उसी चीज को पूरा कवर करने के लिए ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। वो इन चीजों की डिमांड करते हैं, उनका यही उनका मुख्य उद्देश्य है। अगला है पंचायती राज अधिनियम के बारे में पूछा गया। तो आप जानते हैं पंचायती राज अधिनियम 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। 74वां जो था वो शहरीकरण के लिए था, MCD वाला जो होता है। तो इसमें तीन स्तर होते हैं। तो गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति का, और तीसरा होता है जिला परिषद का, जो सबसे बड़ा होता है। आरक्षण प्रावधान क्या होता है इसके अंदर, महिलाओं को, अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को, साथ ही साथ OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे महिलाओं के लिए 1/3, 1/3 जो सीटें हैं, कितनी बच्चों, 1/3 जो सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा ग्राम सभा की भूमिका इसमें क्या होती है कि ग्राम सभा, जिसके अंदर सारे वयस्क मतदाता, यानी कि जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, को निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें जनता सीधे भाग ले सकती है, क्योंकि वयस्क मतदाता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण, यानी कि गांव विकास और योजना निर्माण में पंचायती राज संस्थानों की सक्रिय भूमिका होना चाहिए, क्योंकि वो गांव के विकास के लिए, इसीलिए इसको राज्य स्तर से अलग किया गया था, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई गई थी। पांचवा है ग्राम सभा की भूमिका। तो ग्राम सभा जिसे जनता सीधे भाग ले सकते, जो अभी हमने पढ़ लिया था, ये रिपीटेड हो गया। और लास्ट है स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण। अच्छा, ये दोनों एक तरीके से रिपीटेड हो गया। हाँ जी, ठीक है, वहीं तक ही था। ठीक है बच्चों, वहीं तक ही था।
अगला है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा और इसकी प्रमुख विशेषता बताइएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा तो एक सामाजिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से निम्न जाति या फिर निम्न सामाजिक वर्ग के लोग उच्च जाति के धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो भी चाहते हैं कि समाज के अंदर उनका जो दर्जा है ना वो ऊपर हो सके, तो वो प्रक्रिया संस्कृतिकरण की ही कहलाई जाती है। यानी कि वो ऊंची जाति की जीवन शैली को, उनके रीति रिवाज, परंपराओं को, मूल्यों को अपनाने की कोशिश करते ताकि समाज में उनकी स्थिति सुधर सके। और इस अवधारणा को सबसे पहले किसने, समाजशास्त्री है एम.एन. श्रीनिवासन जी। हाँ, स्मृति गांव का उल्लेख आपको पता होगा, उन्होंने भी किया था। प्रबल जाति की अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी। कब किया था? 1952 में प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा इनका नाम। इसके अलावा प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक स्थिति में सुधार, क्योंकि भाई संस्कृतिकरण में नीचे जाति के जो लोग हैं तो ऊंची जाति के लोगों को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके, अपनी वो प्रतिष्ठा को बनाए रखे। धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों की नकल करना, क्योंकि जो बड़े ऊंची जाति के लोग हैं उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जो आदर्श है वो नीची जाति के लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनको वो अपना कर ताकि वो भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। इसके अलावा आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति का प्रभाव, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न होने पर लोग उच्च वर्ग की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं और शिक्षा के प्रसार से लोगों में सामाजिक स्थिति को सुधारने की उनसे इच्छा बढ़ जाती है। बाकी उनका पहनावा, भाषा, खान पान, ये सारी चीज़ों को नकल करते हैं ताकि वो भी ऐसा ही लगे जैसे ऊंची जाति के ही है। ये सब प्रक्रिया संस्कृतिकरण की है। और संस्कृतिकरण बच्चों आप जानते हो मिला जुला होना सब चीज़ों का। जातिगत असमानता में कमी, संस्कृतिकरण ने जातिगत असमानता को चुनौती मिली है और सामाजिक गतिशीलता को भी इससे बढ़ावा मिला है। ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी रही है जो पीढ़ियों तक चलती रही है। और इसके संघर्ष की बात करें तो कभी कभी जो पारंपरिक मूल्य और नए मूल्य उनके बीच में हमें एक तरीके का संघर्ष भी देखने को मिलता है, क्योंकि उच्च जाति के लोग इस चीज़ को कभी नहीं अपनाते कि जो नीचे जाति के लोग हैं अगर वो उनके धार्मिक अनुष्ठानों को, रीति रिवाजों को अपना ले तो ऐसा नहीं कि वो ऊंची जाति के लोग बन जाएंगे, वो नीची जाति के ही रहेंगे, ऐसा ऊंची जाति के लोगों का मानना है। वो इस चीज़ों को पूरी तरीके से नकार देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें है। भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की आपको विवेचना करनी है। भूमंडलीकरण द्वारा तो देखिए परिचय के तौर पे भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृति और उनकी नीतियां आपस में जुड़ती है। क्योंकि इसमें सिंपल सा यही होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के साथ जुड़ जाती है। देखो आज हमारे देश के अंदर हर दूसरे देश के जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उत्पादन, जो सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण, हम एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ चुके हैं। ठीक है, 1991 में भारत ने अपनी आर्थिक सुधार किए थे। आर्थिक सुधार में उन्होंने 3 चीज़ें लाई थी, उसे आप एलपीजी के नाम से भी याद रख सकते हैं, एलपीजी। ये मैं सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, आर्थिक सुधारों की बात कर रहा हूँ। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहते हैं इसे। निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। और भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ये 3 सुधार करे थे और बोला था कि विदेशी कंपनियों को भारत में लाओ ताकि इससे व्यापार बढ़े, विदेशी निवेश आए। आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव पड़े? देखिए, पहला था सरकारी नियंत्रण में कमी आई, क्योंकि जो लाइसेंस पॉलिसी थी भारत के अंदर उसके अंदर थोड़ा ढीलापन देखने को मिला। निजीकरण को बढ़ावा मिला, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा मिला। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए स्वतंत्रता मिली कि आओ हमारे देश के अंदर। आयात निर्यात पर लगे जो भी प्रतिबंध होते थे उसे कम किया गया, क्योंकि हम ज़्यादातर निजी क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे। इसके अलावा विदेशी निवेश में वृद्धि की बात करें, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ा जिससे कि नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा हुए। चाहे आईटी हो, टेलीकॉम हो, मोबाइल हो, फर्म हो, ये सारी चीज़ों के अंदर हमें ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। औद्योगिकरण और निजीकरण, क्योंकि ये तो है ही एक तरीके से निजीकरण को बढ़ावा देने वाली चीज़ें। तो सरकारी कंपनियों का निजीकरण हुआ, बहुत सारी जो सरकारी कंपनी थी उसे निजी हाथों में दे दिया गया, रेलवे हो वगैरह ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा नई तकनीक और आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ा जिससे कि उत्पादन क्षमता में हमें वृद्धि देखने को मिली। और वहीं उपभोक्ता संस्कृति, इसका विकास कैसे हुआ? जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनके आने से उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध हुई, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट या फिर बैंकिंग सिस्टम। इन चीज़ों में सुधार, आज हम घर बैठे बैठे 10 मिनट में कोई भी खाना, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारा क्या है? ये टेक्नोलॉजी तो चल रही है आज के समय भारत के अंदर। ठीक है बच्चों, ये सब भूमंडलीकरण का ही एक तरीके से प्रभाव है।
इसके अलावा भी है बच्चों, जैसे राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें कि राजनीतिक क्षेत्र में, ये तो आर्थिक क्षेत्र का था, तो इससे राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है। जैसे IMF, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक का प्रभाव बढ़ा है, जिससे कई बार राष्ट्रीय नीतियां अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी बनती आई है। सरकार को अपने आर्थिक और व्यापारिक निर्णयों में राष्ट्रीय संगठनों और विदेशी निवेशकों की नीतियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए हर एक देश अपनी विदेश नीति बड़ी सोच समझ के ही बनाते हैं। बहुपक्षीय कूटनीति का भी विकास हुआ है। इससे क्या हुआ है कि व्यापार और वाणिज्य को अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भारत ने अमेरिका हो, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, इन सभी के साथ अपने आर्थिक सहयोग बढ़ावा दिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे किसी देश के साथ राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन आर्थिक संबंध अच्छे हैं। चाइना इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। आर्थिक संबंध हमारे ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी है चाइना की, वो इंडिया के अंदर अभी है, आराम से काम कर रही है, लेकिन आर्थिक राजनीतिक तौर पे हमारे जो संबंध है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है चीन के साथ। इसके अलावा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि, ये वाला, हाँ, इससे क्या हुआ कि WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी ये तो सारी चीज़ें थी। लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर भी प्रभाव पड़ा है, यानी कि वैश्विक मंच पर लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दे को महत्व दिया गया। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है? भूमंडलीकरण की वजह से हो रही है। UN जो पूरे देश की एक संस्था है, मतलब सारे देशों की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों की आंतरिक नीतियों पर प्रभाव डालने भी लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ भूमंडलीकरण की वजह से ही हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निष्कर्ष के तौर पे वही जो आपने सारा आर्थिक और राजनीतिक तौर पे लिखा है, आराम से लिख देगा दोनों आपने। ये 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। दहेज प्रथा के बारे में, दहेज प्रथा ऐसा क्वेश्चन है बच्चा बनाकर भी लिख सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी सामाजिक बुराई से माना जाता है, प्रताड़ित तक होना पड़ जाता है लड़की वाले पक्ष को, क्योंकि आम धारणा है कि लड़की वाले पक्ष ही दहेज को दिया करेंगे। दहेज के तौर पे क्या होगा? धन होगा, आभूषण होगा, संपत्ति, वाहन, अन्य सभी उपहार दिए जाते हैं। और ये प्रथा अब से नहीं, प्राचीन काल से चलती आ रही है, लेकिन समय के साथ ये एक सामाजिक बुराई बन गई है। वर्तमान समय में कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भी ये प्रथा समाज में आज भी व्यवस्थित है। यस और नो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आपको लगता है कि दहेज प्रथा अभी भी चल रही है? और काफ़ी साधारण तरीके से दहेज प्रथा के इससे प्रभाव क्या पड़ा है? तो सबसे पहले भारतीय समाज पर दहेज प्रथा के प्रभाव तो है महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा है? पहला है महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न, क्योंकि कभी कभार ऐसा हमें न्यूज़ तक देखने को मिल जाती है कि लड़के वालों के पक्ष की तरफ से दबाव बनाया गया, गाड़ी को, पैसे को, घर को लेकर उनको विवाह के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न झेलने मिलती है। कन्या भ्रूण हत्या तक जैसे ये चीज़ें हमें कारण देखने को मिली है कि इसकी वजह से क्या है कि जैसे बेटी को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो कन्या भ्रूण हत्या यानी कि बचपन में ही उसको किल कर दिया जाता है ताकि लड़की आगे को बड़ी ना होने दे। शिक्षा और स्वतंत्रता पर प्रभाव, दहेज में अधिक खर्च की डर से कई परिवार बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते, क्योंकि ज़्यादातर पैसा उनका वहाँ भी चले जाता है। इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बाधित होती है, यानी कि इसमें रुकावटें पैदा होती हैं। इसके अलावा बच्चों सामाजिक प्रभाव क्या है? तो समाज में असमानता में वृद्धि है, यानी कि जो बड़े परिवार है उससे संबंध बनाया जा सकता है, गरीब परिवार ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि गरीबों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ना। विवाह प्रणाली पर भी प्रभाव हुआ है कि लड़कों वाले अधिक मांग करते हैं। दहेज की प्रथा के कारण शादी में उम्र असंतुलन बढ़ जाता है। कोई कामयाब है लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा है, वो छोटी कम उम्र वाली लड़की से उसकी शादी हो जाती है, तो ये असंतुलन जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। गरीब परिवार बेटियों की शादी से करने या उनकी शादी ना करने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और मेरे हिसाब से आज भी समाज में चीज़ें होती आई है। आर्थिक परिवार वही है कि गरीब परिवारों पर आर्थिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भैया पैसा खर्चा सब कुछ देखना पड़ता है शादी का। इससे क्या होता है कि वो लोन लेते हैं और कई बार तो वो लोन भी नहीं चुका पाते। शादी हो जाती है जैसे तैसे करके, जब लोन चुकाने की बात आती है तो आगे चल के बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को घर की आर्थिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है, जिससे कि वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, ना वो सही से पढ़ पाती, ना सही से वो अपने अंदर ऐसा कौशल प्राप्त कर पाती कि जिससे वो आगे चल के खुद कामयाब हो सके। लेकिन थैंक्स कि आज के समय में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम भी हो रही है। पूरी तरह से ख़त्म होगी ऐसा नहीं कह सकते। कानून और नैतिक दबाव, तो कानून की अनदेखी, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बना हुआ है। इसके लागू होने के बाद भी यह प्रथा अभी भी समाज में है। मैंने आपसे पूछा था ना, है या नहीं है? कमेंट सेक्शन अभी तक नहीं किया तो बता देना।
बहुत से मामले में पुलिस और न्याय व्यवस्था तक ही नहीं पहुंच पाती। नैतिक मूल्य का भी पतन होता है। दहेज प्रथा के कारण समाज में नैतिक का ह्रास हुआ, जिससे रिश्ते और स्वार्थ, बहुत सारे परिवारों में घुलन मिलन जो होता है वो भी कभी कभार खराब सा हो जाता है। इसके अलावा ये निष्कर्ष के तौर पे ये आप सारी चीजें आराम से लिख देगा। जो भी आपने इतना बड़ा आंसर लिखा है तो आप निष्कर्ष भी आराम से लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अगला है कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। समाजशास्त्र पढ़े हो, महिला से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो सकता। महिला और जाति दो ऐसे टॉपिक है, हर तरीके से करके आपको जाने चाहिए। ठीक है। महिला आंदोलन उन संगठित प्रयास और संघर्षों को दर्शाता है जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए किए जाते हैं। कैसे, देखिए 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये सारे कौन थे बच्चों, समाज सुधारक थे। तो इन्होंने क्या किया, महिलाओं की शिक्षा और उनकी सामाजिक अधिकारों के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए। 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। उस समय उम्र जो थी वो 21 रखी गई थी। 1989 में ये घटा के 18 कर दी गई और वर्तमान में 18 ही है। 1950 के भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता दी गई, शिक्षा दी गई, रोजगार, संपत्ति के अधिकार ये सभी दिए गए। 72 में एक आयोग भी बनाया, यह महिला से जुड़ा एक संगठन है, उस सेवा की स्थापना की गई जिसने घरेलू महिला श्रमिकों को अधिकारों की रक्षा दी। यहाँ तक कि 1992 में 73वें संशोधन और 74वें संशोधन में पंचायत के अंदर और साथ ही म्यूनसिपालिटी के अंदर भी महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% तक रिजर्वेशन, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, वो तक दिया ताकि उसके अंदर राजनीति उनकी भागीदारी हो और वो भी अपना कल्याण कर सके। सशक्तकार, जिसे हम इंटरव्यू प्रोसेस कहते हैं, सशक्तकार पद्धति को समझाइए और इसके गुण और दोषों, ये दोष लिखा है, ठीक है, दोषों का उल्लेख कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सशक्तकार एक महत्वपूर्ण शोध पद्धति है जिसमें शोधकर्ता यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है और जो उत्तरदाता होता है यानी कि जो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कैंडिडेट, उसके बीच में डायरेक्ट बातचीत होती है। ये पद्धति सामाजिक अनुसंधान, जनगणना, व्यवसायिक क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों को व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। कभी कभार इंटरव्यू का नाम सुनते जो रिस्पॉन्डर होते हैं यानी कि जो उत्तरदाता होते हैं वो नर्वस भी हो जाते हैं। ये एक मानव प्रकृति है, कोई उसके अंदर वो नहीं है, सबके अंदर देखने को मिले। जानकारी की गहराई होती है, जो उत्तरदाता होता है वो डायरेक्ट तरीके से बताने से क्या होता है, इससे विश्वसनीयता और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आमने सामने। प्रश्नों में लचीलापन होता है, जो इंटरव्यू को समय, स्थिति और उत्तरदाता के अनुसार वो बदल सकता है। डायरेक्ट बात हो रही है ना, उत्तरों की पुष्टि की जाती है, जो आंसर दिए जा रहे हैं क्या वो सही दिए जा रहे हैं या फिर गलत दिए जा रहे हैं, पूरी उसमें जानकारी। सुटेबिलिटी, इस पद्धति में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। जितना ज़्यादा कौशल स्किल बढ़ेगी उतना ज़्यादा इसके अंदर अच्छा रहेगा पहचान। दोष के बारे में हम जान लेते हैं, ये तो गुण हो गए, दोष भी है इसके। देखिए पहला है कि समय सापेक्ष यानी कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे होता है बच्चों, देखिए यह प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली होती है जिसमें विशेष रूप से असंरचित सशक्तकार में ज़्यादा समय लग जाता है। इसके अलावा यात्रा, रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट, विश्लेषण, इसमें भी खर्चा होता है क्योंकि एक इंटरव्यू करवाने में सारी चीज़ें चले जाती है। पूर्वग्रह बायस भी होते हैं, है ना। इंटरव्यू या उत्तरदाता का पूर्वग्रह होता है कि यार ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं यार ये ऐसे भी जवाब देगा, ये रिजेक्ट है, ये वो है, पहले से ही ना डर सा बैठ जाता है। कुछ निजी या संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर देने में कभी कभार हेजिटेशन, हिचकिचाहट भी हमें देखने को मिल जाती है, जिनका कोई तुक नहीं होता, सिर्फ वो एक तरीके से टेस्ट किए जाते हैं उन। ठीक है बच्चों, ये निष्कर्ष है आपका। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति के बारे में बच्चों हमने डिस्कस कर ही लिया था कि हरित क्रांति जो है बच्चों एक तरीके से हरित क्रांति के बारे में पूछा गया। 1960 के दशक में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये सारे उसके उदाहरण थे, रासायनिक उर्वरक, बीज हो गया, कीटनाशक, आधुनिक सिंचाई, ये सारी चीजें फायदा करी थी कि एक तरीके से क्रांति आई थी कृषि के क्षेत्र में। इसने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में काफी उसे आत्मनिर्भर बनाया। इसके सामाजिक प्रभाव भी हमें देखने को मिले, जिसमें आर्थिक विषमता
पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक संरचना में बदलाव, ये सारी चीजें शामिल थी। इसके सामाजिक परिणाम क्या निकले? सकारात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा और गरीबी में कमी आई। भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, जिससे आयात पर वो पहले निर्भर होता था। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो गए। शहरीकरण और औद्योगिकरण को इसमें ज़्यादा बढ़ावा मिला। कृषि उत्पादन में वृद्धि से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली। शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ी, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी उसके अंदर हमें सुधार देखने को मिले। मुख्यतः तौर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो और ज़्यादा अमीर भी हुए। संपन्न किसानों ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई। ये इसके सारे सामाजिक परिणाम थे। इसके अलावा कुछ और सामाजिक परिणाम भी थे, जिसके अंदर ये भी कहा जाता है अमीर हुए, गरीब और ज़्यादा गरीब हुए। जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था उन्होंने अच्छा खासा लगा दिया। एक तरीके से जो क्षेत्रीय विभिन्नता है ना वो भी ज़्यादा बढ़ी, कि जैसे कुछ ही राज्यों के अंदर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में ही हरित क्रांति का पहला चरण आया था, बाकी राज्यों में नहीं आया। तो यहाँ के किसानों को फ़ायदा मिला, बाकियों को नहीं। और यहाँ के किसानों में भी सिर्फ उन्हीं किसानों को फ़ायदा मिला जिनके पास पैसा निवेश करने के लिए था, बाकियों के पास नहीं था। सभी को कह सकते हैं ऐसा सही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो सारी चीज़ें आपकी। नकारात्मक वाली में जो हम डिस्कस कर रहे थे आर्थिक, ये हमने कर लिया। पर्यावरण, कुछ पर्यावरण समस्याएं भी हुई, जैसे कीटनाशक दवाइयों के उपयोग करने से जो मृदा की उर्वरकता थी, जल की गुणवत्ता थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब हुई। भूमि का क्षरण हुआ, जल संकट हुआ, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा। तो दोनों पहलुओं को आपको कवर करके जाना है। ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण सामाजिक संरचना में बदलाव, क्षेत्रीय असमानता, जो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था। निष्कर्ष के तौर पे अब ये सारी चीजें जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये सारे हरित क्रांति से रिलेटेड हमारी चीजें रही है, आराम से इसे कवर कीजिएगा। तो ये था बच्चों आज के हमारा मॉडल पेपर के बारे में। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये मॉडल पेपर बच्चों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, आपको ये बताएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनर पूछ रहा है। मैं आपको कुछ टॉपिक पहले भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, जाति से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एंड औद्योगिकरण और कृषि, ये 5 ऐसे टॉपिक है हर एक लेसन में आपको कॉमन तरीके से देखने को मिलेंगे। मेक श्योर कि आप इनको तो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टिल कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।